नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। पहला सवाल है कि गौरव राजवैद्य का ये सवाल है कि मौजूदा सरकार की उपलब्धि और ग्रोथ रेट में जो निगेटिविटी उसको देखते हुए क्या हम ये कहें कि अल्पमत वाली गठबंधन सरकारें भारत के लिए बेहतर हैं, क्योंकि बहुमत वाली सरकारें बोल्ड डिसीजन के नाम पर ज्यादा मनमानी करती हैं, चाहे वो राजीव की सरकार हो चाहे मोदी की। ये सवाल बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये कई लोगों ने कई सालों से उठाया है, खास करके जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से जो फैसले लिए। वाजपेयी जी की भी जो कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने न्यूक्लियर डिसीजन लिया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर अग्रीमेंट का निर्णय लिया था। लेकिन आप ये सवाल एक ऐसे हफ्ते में पूछ रहे हैं जहां हमने आज ही चर्चा की है कि कृषि क्षेत्र को लेकर जो बड़े निर्णय एक तरह से मोदी जी की सरकार ने लिए। आपको मानना पड़ेगा ये बहुत बड़ा मुझे लगता है समय, कोalition छोड़िए, मेजोरिटी सरकार छोड़िए, समय के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। 91 में आर्थिक स्थिति ऐसी थी, नरसिम्हा राव को वो सवाल वो एक तरह से बड़े निर्णय लेने पड़े। 98 में जिस तरह से वाजपेयी जी को घेरा जा रहा था, उनको एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। मनमोहन सिंह को भी एक तरह से जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां घेर रही थी, उनको बड़ा सवाल, एक बड़ा फैसला उठाना पड़ा। और आज मुझे लगता है मोदी जी ने ये दर्शाया है, फिर आप वो फैसलों से मानो ना मानो, डिमोनेटाइजेशन हो, बालाकोट हो या अब हो, वो बड़े फैसले लेने से हिचकते नहीं। देखिए गौरव जी, ऐसा है, मेरा इसमें ये मानना है, कोई किंतु परंतु नहीं। इस देश में कभी भी अल्पमत वाली सरकारें, बहुत सारे गठबंधन वाली सरकारें नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह है, कई जो रीजनल पार्टी होती है, और ये कतई संघवाद के खिलाफ नहीं मेरा जवाब, उनकी जो सोच होती है ना, वो सिर्फ अपने ग्रुप को या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की होती है। जो केंद्र की सरकार है, उसका काम है सभी समूहों के हितों की रक्षा करना। अब नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत कम सांसद आते हैं, लेकिन अगर मैं देश की सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए या भविष्य की अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए फंड का एक बड़ा पोर्शन वहां डाइवर्ट करना चाहूँ, तो अगर बहुत सारी रीजनल पार्टी होंगी तो उनका तो प्रेशर ब्लॉक होगा ही नहीं, क्योंकि सांसद कम है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है, एक आदर्श स्थिति ये हो कि जो एक रूलिंग पार्टी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, उसमें ही अलग अलग प्रेशर ग्रुप हो। जैसे कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, एक गांधीयन ग्रुप था, एक तिलक वाला ग्रुप था, बाद में जाके एक सोशलिस्ट ग्रुप हुआ। तो बड़ी वो जोरदार भिड़ंत होती थी विचारधारा के स्तर पर कि लोहिया या जेपी या उसके पहले सुभाष बाबू और नेहरू कुछ कह रहे हैं, गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद बोल रहा, खेमा अलग कुछ कह रहा है। तो क्या एक ऐसे आप रूलिंग पार्टी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कुछ लोग हो जो कहें कि मार्केट के हवाले होना चाहिए, कुछ कहें कि नहीं हमें संरक्षण देना होगा, और उससे मंथन हो, चर्निंग हो, तो वो एक ज्यादा आदर्श स्थिति होगी। लेकिन उससे मैं एक ही जोड़ना चाहता हूं, जब एक बड़ी मेजॉरिटी सरकार कभी कभी निर्णय लेती है, कोई चेक और बैलेंस नहीं होता। यही तो हुआ नोटबंदी के जमाने में। आपने लोगों से संपर्क नहीं किया, सलाह नहीं ली, क्योंकि आपको लगता है जो मैं फैसला लूं वही सही। ये राजीव गांधी ने भी गलती की थी 84 और 89 के बीच में, और नरेंद्र भाई ने भी कुछ एक दो गलतियां की है, जो मुझे लगता है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी सरकार थी। नोटबंदी वाज अ डिजास्टर। जो भी उसके घोषित लक्ष्य थे वो हासिल नहीं हो पाए, इसीलिए अब उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, बस दाएं बाएं बात होती है। उसमें तो कोई डिनाइल नहीं, जो उपलब्धियां हैं वो सामने है, जो गड़बड़ियां। अगला सवाल है राहुल कुमार का। जी सौरभ, you have interviewed पुष्पम प्रिया चौधरी, what have you concluded about her future? राजदीप जी, आप जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुष्पम प्रिया बिहार के ही एक जेडीयू के नेता की पुत्री हैं। लंदन में रहती थी, वहां नौकरी करती थी, एलएससी की पढ़ी हुई है। और एक दिन वो आती हैं मार्च के महीने में, अखबारों में इश्तेहार देके अपने आप को बिहार का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं, और अपनी पार्टी, प्लूरल्स के नाम से पार्टी है, उसके नाम का ऐलान करती है। पिछले दिनों मैंने
कुछ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू किए, सुशील मोदी का किया, जो इसका एक हिस्सा लोगों ने खूब वायरल भी किया अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए। गुप्तेश्वर पांडे, आपके प्रिय गुप्तेश्वर पांडे, हाँ। उनका भी इंटरव्यू किया, और पुष्पम प्रिया का। सवाल पे आता हूं, राहुल जी, मुझे फिलहाल पुष्पम प्रिया चौधरी का बिहार में कोई भविष्य नहीं दिखता है। उनकी नीयत बहुत साफ हो सकती है, लेकिन जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की और जिस तरह की क्लैरिटी की जरूरत है बिहार से जुड़े मसलों पर, एकदम बिल्कुल डिटेल्ड ब्लूप्रिंट की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह की प्रेजेंस की जरूरत है, वो पुष्पम प्रिया और उनकी पार्टी की नहीं दिखती है। सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले चीजें नहीं हो सकती। ये फिलहाल का आकलन है, भविष्य में देखते हैं क्या चीजें होती हैं। और वो मुझे अति कॉन्फिडेंस से भरी लगी कि मैं 243 की 243 सीटें जीतने वाली हूँ। अरे मतलब हाँ, मतलब जब ये बहुत नहीं ही नहीं, जब ये ऐसा कोई भी नेता कहना मैं 243, फिर वो अमित शाह जी हो या ये महिला हो, कोई नहीं अमित शाह जीत भी नहीं कहते हैं कि हम सारी सीटें जीतने वाले हैं। नहीं नहीं, अमित शाह जी ने कभी 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 बड़े नहीं एग्जैजरेटिव बड़े आंकड़े देते हैं, 65 प्लस और 350 हाँ। प्लस। हाँ, चलिए अगला सवाल है टीटू मुखर्जी का। हम्म। How do you not get triggered or offended easily? How you work on maintaining the mental peace to concentrate in such kind of negative environment around us? ये एक सवाल तो तो मुझसे पूछा गया है टीटू जी का, लेकिन राजदीप जी आप भी इस पे बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक ऐसे हफ्ते में ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझे, जबकि मेरे खिलाफ जो एक कंटेम्प्ट केस था। जी आप हाँ, लेकिन देश के जो किसी एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस किया था कि मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट की मानहानि की है एक तरह से। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने तो मना कर दिया मुकदमा चलाने से। हाँ, तो यही मैं कहने वाला था कि अब उस समय अगर मैं इतना चिंतित हो जाता, देखिए किसी ने मेरे खिलाफ ये किया है, क्या होगा। मैंने उस समय कहा जो होना है वो होगा। अब अटॉर्नी जनरल ने मेरी तरफ से बात किया, मैं उनका आभार मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर चीज को दिस टू विल पास, ये आपकी एटीट्यूड होनी, ये भी होगा। जिंदगी में कई चीजें होंगी, उतार चढ़ाव होता रहेगा, हर दिन नया होता है सौरभ भाई। ये अब मैं हर दर्शक को कहता हूँ, कौन जाने कल कौन कहाँ हो। ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये मेरा डायलॉग है आज के लिए। अंदाज कितने दिनों बाद आप गानों वाले उस पे लौटे हैं। नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि जब मन रूठा हुआ, जब मन दुखी होता है, जब आपको लगता है आपके खिलाफ दुनिया हो गई है, गानों की दुनिया में चले जाओ, वहां कोई आपके खिलाफ नहीं है, सब आपके साथ है। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा, भगवत गीता का श्लोक है ये। दूसरा जो अध्याय है उसका 38वां श्लोक है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम व्यापस्यसि। सुख में दुख में समभाव से रहिए। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर करना पड़ता ही है, बीत जाता है। और मैं गीता के ही एक श्लोक के बारे में बीती रात सोच रहा था, जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो लोग कहते हैं यार फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म का मन कैसे करेगा। लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो ये है कि जो मजा प्रोसेस में है ना, आप उस लुत्फ को मिस मत करिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। जैसे मैं पिछले दिनों अपने घर गया, तो आप उस जर्नी को मत मिस करिए कि अच्छा पहुंच गए, क्योंकि पहुंचने के बाद आपको हो सकता है रीतापन लगे। ट्रॉफी उठाने का सुख है, लेकिन वो जो 50 ओवर आपने चेस किया श्रीलंका के टारगेट को और छक्का मारा, वो जो जर्नी है उसका लुत्फ अलग है। तो उस जर्नी के लुत्फ को मत मिस करिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कि नेता नगरी आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, इस पर व्यू आएंगे, कमेंट आएंगे, कोई फीडबैक देगा, रिएक्शन देगा। लेकिन जब आप नेता नगरी की तैयारी कर रहे थे या नेता नगरी अभी रिकॉर्ड कर रहे थे, ये जर्नी है, ये फल नहीं है। फल होगा कि अपलोड हो जाएगा वीडियो, लोग पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे, या राजदीप जी के जो मित्र बैठे हैं अलग अलग पार्टियों की आईटी सेल में, वो क्लिप निकाल के अपलोड करेंगे, उसकी इच्छा नहीं। कैसी पहेली जिंदगी, कैसी है पहेली, हाय ऐसी है जिंदगी, पहेली होती है मेरे दोस्त। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, बस चलते रहिए। अच्छा, कमलेश रायजादा का सवाल है, सौरभ सर एंड राजदीप सर, आप दोनों से क्वेश्चन है, विच टीम यू सपोर्ट इन आईपीएल 2020?
मैं सच बताऊं, मैं किसी भी टीम को वैसे सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं मुंबई का हूं और मैं मुंबई के रणजी ट्रॉफी टीम को हमेशा सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये जो आईपीएल है ना, इससे मुझे किसी टीम से वैसा एक लगाव नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं इस साल दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ये दो ऐसी टीमें हैं जो कभी भी आईपीएल जीती नहीं है। किंग्स तो 11 मैं पंजाब, और किंग्स किंग्स 11 इलेवन पंजाब, लेकिन मेरे लिए दिल्ली कैपिटल में, अब देखिए मुंबई हो गया, इस बार मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ। दिल्ली कैपिटल अच्छी टीम है और बहुत सालों के बाद मुझे लगता है जीत भी सकती है। दिल्ली कैपिटल इज माय टीम। अच्छा देखिए राजदीप जी, आपने ये कहा तो मैं याद दिला दूं, पिछले दिनों मेरी बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी। अरे बाप, और क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज कही, टीवी पे क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, इस पे वो टिप्पणी कर रहे थे। बोले देखिए, और उन्होंने समराइज कर दिया एक वाक्य में, बोले देखिए ये कुछ दिनों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। हमने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको? बोले नहीं, बिग बॉस और आईपीएल शुरू हो जाएगा ना, तो पब्लिक तमाशा कहीं और देखने लगेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए मैं आईपीएल के बारे में ये कहूं कि वो शुरुआत हुई तमाशा की तरह, मुझे भी लगा क्योंकि मैं पुराने जमाने का क्रिकेट फॉलोअर हूं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आईपीएल बढ़ता गया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ा, जिस तरह से यंग प्लेयर्स को मौका दिया, उनकी जिंदगी बदली। मुझे लगता है आईपीएल इज हमारा जो एक तरह से है ना, हमारा फेस्टिवल है। मैं वाकई मानता हूँ इट्स एन इंडियन फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, नॉट रिलीजियस फेस्टिवल। धूम धड़ाका है, पता नहीं, फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट बॉस। अरे सर ये बहुत ही दैट चार्म कि टेस्ट मैच का एक एक सेशन चल रहा है, स्ट्रेटजी बिल्ड हो रही है। अभी आई एम बिट ओल्ड स्कूल और मैं आईपीएल के कुछ एक मैच देखता हूँ। इट्स नॉट अ स्पोर्ट, इट्स अ फेस्टिवल। वो जो टेस्ट मैच है वो बिल्कुल ये धूम धड़ाका है, बिल्कुल शतरंज की तरह है, धूम धड़ाका है। और आपने टीम की बात की, मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं तो आईपीएल के कुछ एक मैच देख लूं बहुत है, मेरे पास समय नहीं है इस तमाशे के लिए। अरे इस बार चीयरलीडर भी नो चीयर लीडर्स। अच्छा, कोरोना टाइम में चीयर लीडर नहीं है। आप बहुत मिस कर रहे हैं इस चीज को राजदीप जी। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो चीयर, देखिए ये सब इट इज पार्ट ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल में जिससे नाच गाने लोग होते हैं, उसी तरह से चीयर लीडर्स भी आते हैं इस तरह के मैचेस में, क्यों नहीं? व्हाई शुड इट नॉट? इट्स पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। और क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं जो समय बचता है बैडमिंटन खेलना है, सुबह शाम दोनों टाइम खेल लूं तो और अच्छा। और बचे टाइम में जब भी खाली वक्त मिलता है तो मैं आजकल बैडमिंटन के मैच, मैंने पहले भी कहा, खूब देखता हूँ, पुराने निकाल के। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं। योगा, राजदीप जी योगा करिए, योगा वो भी करना है एक दिन, आपके चेहरे पर नूर का बसर होगा। अच्छा चलिए, ओके। अच्छा, यही वजह है, नरेंद्र भाई की सीक्रेट है, नरेंद्र भाई की सबका। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, सब लोग गौर से सुने इस बात को। 5 चीजें हैं हमारे हिंदुस्तान की जिन्हें हर हिंदुस्तानी को अपनाना चाहिए। पहली चीज है योग, अद्भुत चीज है। आप कुछ नहीं करते हैं, घर में 11-13 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, किसी इष्ट को नहीं मानते, आंखें मूंदे रहिए, एक चीज। दूसरी चीज आयुर्वेद, और आयुर्वेद सिर्फ वो काढ़ा नहीं है, बहुत सारे कई लोग अलग अलग तरह के दावे करते हैं। आयुर्वेद मतलब आप जो भी मसाले खा रहे हैं, तरकारी खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उनका ज्ञान और शरीर के साथ उनका सम। तीसरी चीज है भारत का संगीत, बहुत विविध संगीत है, उसमें आपकी संस्कृति आती है, थिएटर आता है, म्यूजिक आता है, उसको जानिए, बहुत अद्भुत है। कभी आप बड़े गुलाम अली खां को, कभी किशोरी अमोनकर को सुनिए, नए सुनिए, पुराने सुनिए, आप ऋत्विज को सुनिए, है ना, आप नए नए उनको सुनिए। तो ये भारत का संगीत। चौथी चीज जो है वो है भारत के शास्त्र, और वो उस तरह के दावे नहीं कि हमारे यहाँ सब कुछ था, वो नहीं। आप देखिए कि आपके यहाँ फारसी में क्या लिखा गया, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, इतनी सुंदर सुंदर चीजें लिखी गई, उसको आप जरूर देखिए। वो दर्शन की फील्ड में हो, वो साइंस की फील्ड में हो, आप ब्रह्मगुप्त के सूत्र पढ़िए, लोग फील्ड मेडल जीतते हैं, भार्गव साहब, और जिक्र करते हैं ब्रह्मगुप्त के सूत्रों का। और पांचवी चीज जो है, जो भारत से जुड़ी हुई और भारत के लोग भूलते जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे भारत में सवाल पूछने को और संशय करने को हमेशा अच्छा माना गया है। और अब क्या हो रहा है कि आप सवाल पूछो किसी से, संशय करो,
या राय अलग रखो। हमने तो इस चीज को बहुत एनकरेज किया कि तुम ईश्वर पे सवाल उठाओ, हर तरह के ज्ञान पर सवाल उठाओ। तो ये 5 चीजें हैं भारत की, जो अगर हम अपना लें तो चीजें बड़ी दुरुस्त रहेंगी। भारत के पदार्थ, खाना, विविध जब मैंने आयुर्वेद कहा अच्छा, तो उसमें मसाले, भोजन, आहार, विहार, डाइट, आहार, विहार, व्यवहार सब आ गया।